नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया ने बताया, चाहे कितनी ही पतिव्रता हो, लेकिन यह 3 बातें कभी अपनी पत्नी को मत बताना, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक शिकारियों का झुंड चला आ रहा था। वह एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। चलते चलते उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया, तो वह सब शिकारी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। प्रिय दर्शकों, उसी वृक्ष पर कई चिड़ियाओं का घोंसला था। जंगल के कई पक्षी उस वृक्ष पर रहते थे। तभी एक शिकारी ने जान लिया कि इन घोंसलों में हमें कोई सुंदर चिड़िया मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, शिकारियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। अब उस शिकारी ने अपने साथियों से कहा कि हमें इन घोंसलों में देखना चाहिए। अब उसी समय शिकारियों ने आपस में विचार किया और उस वृक्ष पर चढ़कर घोंसलों को देखने लगे। प्रिय दर्शकों, जब उस वृक्ष पर शिकारियों ने कई घोंसलों को देखा तो एक घोंसले में से बहुत ही सुंदर चिड़िया का बच्चा निकला। शिकारियों ने उस चिड़िया को पकड़ लिया और पकड़कर अपने एक डब्बे में बंद कर लिया। सभी शिकारी उस चिड़िया को डब्बे में रखकर वहां से चलने लगे। सोचने लगे कि हम इस चिड़िया को अच्छी कीमत में बेच देंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह चिड़िया का बच्चा अभी छोटा है, क्यों ना इसको कुछ खिला देते हैं, कहीं यह भूख के मारे मर ना जाए। यही सोच करके उन्होंने उस डब्बे को खोल लिया जिसमें वह चिड़िया का बच्चा बंद था। प्रिय दर्शकों, डब्बे को खोलकर जब देखा तो वह उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस डब्बे के अंदर से चिड़िया का बच्चा गायब हो चुका था और उसकी जगह उस डब्बे में एक बहुत कीमती सुंदर हीरे का हार रखा हुआ था। उस हीरे के हार को देखकर शिकारी बड़े प्रसन्न हुए। वह सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो चिड़िया को पकड़ कर रखा था, यह हार कहाँ से आ गया। तब एक शिकारी बोला, अरे चलो, अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है, चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस कीमती हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन देंगे। यही विचार करके वह सभी शिकारी राजा विक्रम सिंह के नगर को चल देते हैं। राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। तभी अचानक से दरबार में शिकारियों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा ने जब शिकारियों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो शिकारी कहने लगे, हैं महाराज, हम तो ठहरे मामूली शिकारी, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा कीमती हीरे जड़ा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ कैसा हार है। तो शिकारी ने उस डब्बे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। प्रिय दर्शकों, उस अति सुंदर हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा विक्रम सिंह शिकारियों से कहने लगे कि तुम यह कीमती हार कहाँ से लाए हो। शिकारी कहने लगे, महाराज, हमें यह हार मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि
क्यों न इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन शिकारियों को 1000 सोने के सिक्के दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार राजा ने वह हार डब्बे सहित अपने पास रख लिया और शिकारियों को खूब सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया। शिकारी तो राजा को वह हार देकर वहां से चले जाते हैं। इधर राजा विक्रम सिंह सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। प्रिय दर्शकों, पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन में यही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा अपने कक्ष में जाता है। वह हार वाला डब्बा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। प्रिय दर्शकों, उधर जब महारानी सुनैना ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा विक्रम सिंह पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे कि महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, आप ऐसा क्या लाए हो मेरे लिए? इतना कहकर राजा ने वह डब्बा रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं ही देख लो। प्रिय दर्शकों, रानी ने जैसे ही उस डब्बे को खोलकर देखा तो वह उसमें क्या देखती है कि एक बहुत सुंदर तेजस्वी नन्हा सा 2 दिन का बालक लेटा हुआ है और अंगूठा चूस रहा है। उस पुत्र के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। प्रिय दर्शकों, बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा विक्रम सिंह कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो कीमती हार था। यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह डब्बा लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस डब्बे में बड़ा ही तेजवान बालक लेटा था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देख कर के राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, राजा विक्रम सिंह की पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान शिव ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। प्रिय दर्शकों, यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह एक पुत्र बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। रानी ने राजा से पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में शिकारियों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक डब्बे में रखकर कीमती हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से कक्ष में आते आते यह हार से सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारे राज्य का मालिक होगा। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। कुछ दिन बाद राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि महाराज के यहाँ अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। प्रिय दर्शकों, राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक वह उस पुत्र को पाल रहे थे।
धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 20 वर्ष की हो गई तो महाराज विक्रम सिंह के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। प्रिय दर्शकों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करा देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितने जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रम सिंह के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। वहाँ के एक राजा थे वीर भोज। उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था राजकुमारी रेणु। राजा वीर भोज की कन्या राजकुमारी रेणु 16 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी रेणु जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज वीर भोज विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पंडित को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। प्रिय दर्शकों, नाई और पंडित राजकुमारी के टीके की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार कहीं भी नहीं मिला। अब तो नाई और पंडित भ्रमण करते करते परेशान हो गए। अंत में वह चलते चलते राजा विक्रम सिंह की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा विक्रम सिंह उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और पंडित हैं, जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। नाई पंडित बोले, महाराज, हम राजा वीर भोज के नाई और पंडित हैं और उनकी कन्या राजकुमारी रेणु का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी रेणु बड़ी ही रूपवान है और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य है। तब राजा विक्रम सिंह कहते हैं, हे पंडित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारे राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य हैं। रूप, गुण, बल में बढ़ चढ़कर है। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रम सिंह को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वो एक चिड़िया है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पंडित को दिखाया तो नाई पंडित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए। उनको राजकुमार पसंद आ गया और वह राजकुमारी रेणु का विवाह तय करके वहां से लौट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा विक्रम सिंह अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा वीर भोज के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और कुछ समय की यात्रा करके राजा वीर भोज की नगरी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही राजा वीर भोज उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा विक्रम सिंह वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। राजा विक्रम सिंह बूढ़े होते चले जा रहे थे और उनकी महारानी सुनैना भी बड़ी वृद्ध हो चली थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें हमारे पुत्र को राज्य भार सौंप देना चाहिए। हम कब तक राज्य करेंगे? हमारा बुढ़ापा आ चुका है। पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त होगा।
प्रिय दर्शकों, उसी दिन महाराज विक्रम सिंह ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा विक्रम सिंह निश्चिंत होकर के रहने लगे और राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। अब इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। राजकुमारी रेणु अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी। दासियां इस भेद को जानती थीं कि राजकुमार जो है वह राजा साहब को दरबार में कोई शिकारी देकर गए थे। तो वही बात बताती हुई दासी कहती है कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। प्रिय दर्शकों, दासी की यह बात सुनकर राजकुमारी रेणु को कुछ शंका सी होती है। राजकुमारी रेणु कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति देव राजकुमार राजा विक्रम सिंह और महारानी के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, आप बड़ी भूल कर रही हो। यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज विक्रम सिंह के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी रेणु के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई। मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार कक्ष में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। प्रिय दर्शकों, राजकुमार जब शाम को कक्ष में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी राजकुमारी रेणु राजकुमार से पूछने लगती है कि हे पिया जी, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहने लगा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन है और आप किस वंश के हो। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर के जो चिड़िया से राजकुमार बना था वह कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज विक्रम सिंह और महारानी सुनैना ही मेरे माता पिता है। तब राजकुमारी रेणु बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच सच बताइए। आपको माँ गंगा की कसम है, आप मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर के राजकुमार धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा कि आज किसी ना किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और अब यह पूछे बिना मानेगी नहीं। प्रिय दर्शकों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। लेकिन अब तो राजकुमारी हट करने लगी कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ। आप किस वंश के हो? आपके माता पिता कौन है? अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानेगी नहीं। प्रिय दर्शकों, राजकुमार अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी। कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि आप मुझसे झूठा प्रेम करते हो। अब यह बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है और वहाँ चलकर के मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, अब तो रथ सजाया गया और उसमें राजा की पत्नी राजकुमारी रेणु और उसका पति दोनों बैठ जाते हैं और नगर भ्रमण करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। नदी को देखकर राजकुमारी रेणु कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी से आपका कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूँ
कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, लेकिन किसी ने सच कहा है, राजहट, बालहट और त्रियाहट यह बड़े बुरे हट होते हैं। अब राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि आप किस वंश के हो। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी रेणु जब नहीं मानती है तो राजकुमार जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में जब वह पहुंच जाता है तो कहने लगता है कि हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी रेणु तो मानो हठ ही कर रही थी। कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो फिर रानी को समझाकर बोला, प्रिय मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी गले के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अब भी आपके पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। प्रिय दर्शकों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली चिड़िया का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपनी चोंच दिखाने लगा। चोंच दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी रेणु घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति चिड़िया बनकर कहीं चला गया था। राजकुमारी रेणु ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश करी, बहुत प्रतीक्षा करी, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो राजकुमारी रेणु अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महल के लिए चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। प्रिय दर्शकों, सारथी ने जाकर के राजा को यह खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र नदी में विलुप्त हो गए हैं। अब राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहने लगा कि मेरा पुत्र और उस नदी में डूब गया। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल में देखो और कम से कम उसकी लाश की तलाश करो। राजा के 10,000 सैनिक राजकुमारी रेणु के साथ उस नदी पर आए। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक चिड़िया था और अपने असली चिड़िया रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी रेणु वापस अपने महलों को लौट आते हैं। राजा विक्रम सिंह तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। अब तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा। प्रिय दर्शकों, महारानी रेणु जो राजकुमार की पत्नी थी, वह भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया है। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। परंतु मित्रों, वो बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी विचार करने के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। उसने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसको 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, चाहे वह आप बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो, कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी जो कोई सुनाएगा उसको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अब तो राजकुमारी रेणु के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई अपनी आपबीती कहानी सुना रहा था,
कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी रेणु का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को, किस्सों को सुनती रहती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। राजा साहब के राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को जंगल को पार करते करते उसे जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 1 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहाँ कुर्सियाँ आनी शुरू हो गई। फिर एक सिंहासन आता है। अचानक ही वहाँ पर तंबू की व्यवस्था भी हो जाती है। उस जगह को सजाकर बड़ा सुंदर बना दिया था। वह बूढ़ा आदमी बरगद पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा आदमी बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, यह लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहाँ एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। प्रिय दर्शकों, जो अतिथि वहाँ आए थे वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर पक्षी का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले पक्षी देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद पक्षियों के राजा और उनका पुत्र दोनों वहाँ आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच कुछ बातचीत होने लगी। जो चर्चा होनी थी वह चर्चाएं हो रही थी और जो राजकुमार था, उस पक्षी राज का जो पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था और वहाँ इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब राजकुमार के जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। 2-3 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रही और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहाँ से वृक्ष पर बैठा बैठा सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि ना जाने यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष पर छुपा हुआ चिपका हुआ लेटा था। 3 घंटे जब पूरे हो गए तो दरबार वहाँ से भंग होता है और सभी अतिथि इधर उधर चले गए, परंतु वह पक्षी राज और उसका पुत्र वहाँ से चलकर उस बरगद के वृक्ष की तरफ गए। वह बूढ़ा आदमी ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि यह तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बहुत घबरा जाता है, परंतु उस पक्षी ने क्या किया कि उस बरगद की डाल पर बैठ करके कुछ देर रोया और अपनी रानी रेणु को याद किया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर रोने के बाद प्यारी रेणु ऐसा कहने के बाद वह पक्षी राज का पुत्र भी वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे इधर सवेरा हो जाता है। अब प्रातः काल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
और रानी रेनू भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी रेनू को कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था, तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। उस वन में मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक पक्षी राज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर पक्षी का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस बरगद के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। और जब दरबार समाप्त हुआ, तो वहाँ जो पक्षियों का राजा था, उसका एक पुत्र था, और वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस बरगद पर मैं बैठा था, उसी वृक्ष की ओर आया। वह उस रथ से उतरा और बरगद के वृक्ष की डाल पर बैठकर कुछ देर प्यारी रेनू कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से गायब हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी रेनू ने सुनी, तो वह उसे बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है, कहता है, हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी रेनू ने एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगी, तुम बस मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। प्रिय दर्शकों, धन पाकर वह बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है और वह राजकुमारी रेनू को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी जी, मैंने इसी बरगद के वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो है बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी रेनू उस वृक्ष की डाल पर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। और इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है, ना कोई पक्षी आता है। अब तो रेनू उस वृद्ध पर क्रोधित होती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने कहा, है रानी, यह मैं भी नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। प्रिय दर्शकों, उस दिन रानी रेनू निराश होकर अपने घर लौट जाती है। इधर वह बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी, तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो वह सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी, तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय बीता और जब अगले महीने का समय आया तो बूढ़ा आदमी महारानी से बोला कि हे महारानी, आज आप मेरे साथ इस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। प्रिय दर्शकों, महारानी रेनू और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं।
वहां पहुंचकर रानी रेणु और वह बूढ़ा आदमी उस बरगद की डाल पर छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 1 बजने का समय नजदीक आता है तो वह क्या देखते हैं कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ चुका है। उसने झाड़ू लगाई, उसके बाद पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी छिड़का। फिर थोड़ी देर में वहां कुर्सियां आ जाती हैं, चारों तरफ मंडप सज जाता है। धीरे धीरे वहां पक्षी लोग आने लगते हैं। उन पक्षियों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर पक्षी का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। प्रिय दर्शकों, रानी रेणु उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस पक्षी राज का पुत्र था। वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर पक्षी का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई, कहने लगी कि यही मेरा पति है, परंतु अब इसको मैं कैसे वापस ले सकती हूँ। यह विचार करने लगी, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की डाल से नीचे उतरने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। प्रिय दर्शकों, 4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्त हुई तो सभी पक्षी वहां से चले गए। राजकुमार भी उसी बरगद के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी रेणु डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर चिड़िया का था और आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी रेणु निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी रेणु को सामने खड़ा देखा तो वह पक्षी राज का पुत्र एकदम से हड़बड़ा जाता है। कहने लगा, रानी तुम यहाँ? रानी ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, प्रिय अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे तो अपनी उसी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमको बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी रेणु रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, यह रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी रेणु बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, प्रिय अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा, और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर के वह पक्षी पुत्र वहां से अदृश्य हो जाता है और महारानी रेणु और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी रेणु बड़ी सोच में थी। राजा भी अपने पुत्र के शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए
अब की पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोच में रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। अब तो वह ना किसी की सुनती थी, ना कभी बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। अब तो वह अपने पति के बारे में ही सोचती रहती थी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय बीता। तीसरी पूर्णिमा का समय आया। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर के ही लौटूंगी। रानी ने नए वस्त्र पहन लिए और अपनी दासियों से कहा कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरा विवाह में हुआ था। उसकी दासियों ने महारानी का श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वह उस बूढ़े आदमी को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों लोग वहां उस बरगद की डाल पर छुपकर बैठ जाते हैं और उस सभा के लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 1 बजते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाई, पानी छिड़कने वाले ने पानी छिड़का और वहाँ धीरे धीरे तंबू, कुर्सियाँ और सिंहासन आ जाता है। तभी रानी रेणु उस बरगद की डाल से निकलकर और उस सिंहासन के नीचे छुप जाती है। धीरे धीरे अतिथियों का आना होता है। बड़े ही विशाल शरीर वाले पक्षी वहाँ आकर के बैठने लगते हैं। कोई पक्षी सुंदर है तो कोई कुरूप है, कोई नीला है तो कोई पीला है। तरह तरह के पक्षियों का आना वहाँ आरंभ होता है। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो पक्षियों का राजा था, वह भी आ जाता है। अब तो वहाँ बैठकर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। वह राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। प्रिय दर्शकों, सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की गई, उनके कार्य के बारे में पूछा गया। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी रेणु को मौका मिल गया। वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दर्शकों, अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देख पूरी सभा हड़बड़ा जाती है। उसे देख कर के पक्षी राज कहने लगा कि हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्यरात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानती हो कि हम सब भयानक पक्षी लोग हैं और हम कितने खतरनाक होते हैं। अब यह बड़े बड़े पक्षी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर के रानी रेणु कहने लगी, महाराज, मुझे किस बात का डर होगा? मैं तो तुम्हारी पुत्र बधू हूँ। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं। ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। प्रिय दर्शकों, जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया था और पकड़कर एक डब्बे में रखकर मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने बचने के लिए उस डब्बे के अंदर कीमती हार का रूप बना लिया। उन शिकारियों ने कीमती हार महाराज विक्रम सिंह के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा कि राजा का तो कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं एक पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा, राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। तो मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो जहाँ मेरा स्थान था वहाँ मैं इसे लेकर गया और वहाँ पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला गया। यह बात पक्षियों के महाराज ने जब सुनी तो पक्षी राज कहने लगा कि हे देवी,
क्या यह सच कह रहा है? तो रेणु ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, परंतु अब इनका आधा शरीर चिड़िया का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। राजकुमारी रेणु की बात सुनकर पक्षी राज ने अपने पुत्र को डांट लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया, और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने ये अपराध किया है, तुमने ये घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक कि ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम धरती लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते, इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा, और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संभालना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। तब तक तुम हमारे पास पक्षी लोक में नहीं लौट पाओगे, और अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। पक्षी राज ने राजकुमारी रेणु को उसका पति लौटा दिया। वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी रेणु और राजकुमार ने अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। जब वह दोनों अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र के गम में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियाँ मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा वीर भोज और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से रानी रेणु अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। दर्शकों, अंत में वह राजकुमार जो एक चिड़िया था, वह कहता है कि चाहे कितनी ही प्यारी हो, कितनी भी पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन उसकी जिस हट से आपके प्राण जाते हों, वह हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवार के जनों पर संकट आता हो, वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। जिस बात के कहने से स्त्री का, पिता का, माता का अपमान होता हो या आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, उस बात को कभी ना कहें। जिन बातों के कहने से घर में कलेश होता हो, रिश्तों के टूटने का डर हो, वह बात कभी ना कहें। समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता, पुत्र, पत्नी और माता से छुपा कर रखनी चाहिए, जिनकी वजह से परिवार में घोर संकट न आ जाए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।